न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज 13 मार्च है। तो ओवरव्यू क्या है कि एक तो मतलब मैंने एक चीज़ ऐड की, हम डेली 3 to 4 वर्ड पढ़ा करेंगे उनकी। जैसे आपके मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाना। फिर जियो पैराडिसिस आया, मतलब इंडेंजर, जोखिम में डालना। तो हम 3 4 वर्ड डेली कलेक्ट किया करेंगे हिंदू से। फिर जो पढ़ने वाले हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन अभी इसी से रिलेटेड आर्टिकल आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन से। ये हम देखेंगे, थोड़ी न्यूज़ है इससे रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं, कनेक्टिंग करते हैं। कनेक्टिंग किस चीज़ का करते हैं, जो न्यूज़ होता है वो तो एज ए एग्जाम्पल मेंशन करेंगे। देखो हम पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, पहले आपको डेफिनेशन आएगी, तो डेफिनेशन में राइट टू आरटीआई के बारे में लिखेंगे। फिर जैसे मैंने आपको बताया, वो चीज़ को भी आप मेंशन कर सकते हैं जो एग्जाम्पल न्यूज़ से कनेक्टिंग होगा, जो एज ए एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। कंक्लूजन फिर आप लिख ही सकते हैं जो उसमें आपको ठीक लगे कि ऐसे होना चाहिए। तो आरटीआई के बारे में पूरा जानेंगे, सब चीज़ जो पॉलिटिकल पार्टी से क्या रिलेटेड आरटीआई की है, फिर आरटीआई अमेंडमेंट क्या क्या हुए हैं उसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे पैसों के बारे में, पेट्रोलियम एंड एक्सक्लूसिव मतलब सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि रिलेटेड ग्रीन क्रैकर हमने पढ़े थे। ग्रीन क्रैकर यही गाइडलाइंस देता है ग्रीन क्रैकर की, ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आता है मिशन ऑफ इंद्रधनुष फॉर पीएसबी। इंद्रधनुष मिशन देखेंगे, जो पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए मिशन इंद्रधनुष है। एक इंद्रधनुष आपको वैक्सीनाइजेशन से रिलेटेड और है, तो ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है आपका। ये हो गया आपका। फिर नीचे जाएंगे हम, नीचे क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ गई है। और आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ठीक है ना। फिर आपका डिफरेंस क्या होता है डब्ल्यू और सीपीआई में, ये हम चेक करेंगे, डब्ल्यू और सीपीआई का डिफरेंस। और लास्ट में पढ़ेंगे गावी। गावी क्या है, मतलब गावी क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूज़ आई है, ठीक है ना। गावी का एक ये भी पूरा जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है। उसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, इससे रिलेटेड आर्टिकल आया है, इससे रिलेटेड एडिटोरियल का आर्टिकल आया है। तो ये क्या है, तो हम इस पर सिचुएशन भी देख लेंगे। देखो स्टेट ऑफ होमवर्स भी हमने देख लेंगे इसमें। और मैपिंग थोड़ा आज प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैपिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हिंदू के अंदर है। तो हम अपने हिंदू पे आ जाते हैं। जैसे मैंने कल बताया था आपको, कल मैंने आपको क्वाड पढ़ाया था। तो क्वाड की आज मीटिंग हुई है, क्वाड की आज मीटिंग थी कल ऑनलाइन, मतलब वो। तो इसमें कुछ बातें हुई हैं, कॉपरेशन करेंगे। हमारे मोदी जी ने क्या बोला है, वी आर यूनाइटेड बाय आवर डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड कमिटमेंट टू द फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। ठीक है ना, मतलब ओपन रखेंगे, टेक्नोलॉजी मर्ज करेंगे, वही सारी बातें जो की गई हैं। वैक्सीन पे काम करेंगे, क्लाइमेटिकल चेंज पे काम करेंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे ऊपर हम वर्क करेंगे। ये सारी चीज़ों से बात की गई है, ठीक है ना। बाइडन जी ने बोला कि मतलब कि इंडो पैसिफिक रीजन शुड बी गवर्न इन द अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन राइट। मैंने बोला बाइडन जहाँ आएंगे ह्यूमन राइट की बात जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखना, इसलिए ही वो सॉल्व करना चाहते हैं अफगान का इशू। इसलिए वो फेवर कर रहे हैं, मतलब वो आपके हouthis, मतलब हुतीस हैं आपके साना डिस्ट्रिक्ट में जो यमन में है। तो वो सब चीज़ें फेवर करते हैं कि वो आप उसको ह्यूमन राइट का वॉलेशन ना करें। तो हम ये चीज़ चेक करेंगे। फिर एक न्यूज़ आई है, ब्यूरोक्रेट्स कैन नॉट बी ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। मतलब कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे मैं आईवीएस ऑफिसर हूँ, ब्यूरोक्रेट्स हूँ। उसके बाद मुझे क्या कर दिया, तो बाद में मुझे इलेक्शन कमीशन में मतलब कमिश्नर बना दिया जाएगा। तो मतलब ब्यूरोक्रेट्स नहीं होने चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आप मजाक बना दिया आपने मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बना दिया है कि आप एक तो जॉब पहले से ही है उसके पास, और उससे आप दूसरे मतलब ट्रांसफर कर दे रहे हो आप इलेक्शन कमीशन में। तो आप तो उसकी बढ़ाते जा रहे हो, अवधि भी बढ़ाते जा रहे हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होना चाहिए जो अलग से इंडिपेंडेंटली वर्क करे। आप क्या होता है उसमें, आप खुद सोच सकते हो ना। किसी आपने आईएएस ऑफिसर आपको सेक्रेटरी लेवल का, आप उसे बाद में इलेक्शन कमीशन का मतलब कि हेड बना देंगे, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो आप क्या कर रहे हो, मतलब अपनी मर्जी से वो कुछ करा सकते हो। आप उसे लालच दे सकते हो जॉब के अंदर। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक ना बनाएं, ऐसा सुप्रीम मतलब कोर्ट ने बोला। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज नॉट इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, उसमें इंटरफेयर ना करें। ये कुछ इन्होंने बोला है। तो हमने यहाँ से वर्ड इकट्ठा किया, आपका मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मजाक बनाना कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हम अब वर्ड भी हम डेली डेली 4 to 5 वर्ड कलेक्ट किया करेंगे, क्योंकि ये वर्ड ही यूज़ करता है। मॉकरी कई जगह यूज़ किया आज उसने। आज मैं आपको बताऊंगा उसने मॉकरी वर्ड मजाक कई जगह यूज़ किया है। तो वो ऐसे वर्ड हिंदू यूज़ करता है। आने वाले 5 6 महीने में बहुत सारे ऐसे वर्ड हमारे पास आ जाएंगे जो हिंदू यूज़ करता है। तो ये पहला हो गया आपका। फिर अंबानी की जो मतलब कि जो उनके घर के बाहर गाड़ी वाड़ी मिली थी, उसका लिंक आईएम से मिल रहा है, इंडियन मुजाहिदीन, ठीक है ना, आईएम से मिल रहा है। तो अब देखेंगे क्या चीज़ है इसमें। क्या मैं आपको एक ओवरव्यू बताना चाहता हूँ कि वो जेल से उसके पास फ़ोन पकड़ा गया। जो सस्पेक्ट है ना, उसके पास फ़ोन पकड़ा गया है। वो क्या करता है, इट इज़ ए सस्पेक्ट डेट फोन हैज़ बीन यूज्ड ऑपरेटिंग टेलीग्राम चैनल।
टूरिस्ट क्लेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेरर अटैक। तो ये हम चीज़ पे क्या इफेक्ट जाता है, कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी, सोविनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो इसके लिए कहीं ना कहीं गुड भी है जो हम अभी आईटी एक्ट लेके आए हैं, आईटी एक्ट जो लेके आए हैं अपने, ठीक है, कटेल करने के लिए, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ मैसेज, कहाँ से क्या हुआ। इससे मैं रिलेटेड आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैसेज ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कैसे हम कटेल कर सकते हैं। तो आप ऐसे एग्जाम्पल आप मेंशन करके अपने आंसर राइटिंग को अच्छा बना सकते हैं। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, टेलीग्राम का कहाँ से ओरिजिनेटर हुआ मैसेज, वो तो टेलीग्राम खुद बताएगा यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो पता लगेगा सस्पेक्ट कौन है। तो ऐसे ही एक आदमी पकड़ा गया, मतलब आपका तिहाड़ जेल से, उसके पास फ़ोन मिला है, वो इंडियन मुजाहिदीन से लिंक रखता है, वो टेलीग्राम को ऑपरेट करता था अंदर से बैठ के, तो ओरिजिनेटर पता लगेगा। इस चीज़ को हम थ्रेट है ये सिक्योरिटी के लिए, ये सही चीज़ है उस चीज़ के लिए लाना इन चीज़ों को। फिर अब अभी तो मैंने बताया था आपको, मतलब कि आपका डिसएंगेजमेंट हो गया, मतलब कि रिमूव हो गया फोर्सेस एलओसीज दोनों से। अब उनकी बातचीत स्टार्ट होगी, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर द कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर, WMCC, उसके ऊपर उनकी अब मीटिंग स्टार्ट होंगी। वो बात करना स्टार्ट करें कैसे हमें रिसॉल्व करना है अपने चीज़ को, ठीक है ना। राजस्थान इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर है, मतलब इंफॉर्मेशन जो कमीशन है, उसने पेनलाइज किया है 4 ऑफिसर को, पेनलाइज किया है। वो इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं बता रहे। एक तो सीओ मोटो, आपको इन्फॉर्मेशन खुद डिस्प्ले करनी होती है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे बाहर इन्फॉर्मेशन लगी होती है, एक तो वो वाली इन्फॉर्मेशन होती है। फिर आपने किसी ने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी, आप ना दो, तो क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी स्टेट इन्फॉर्मेशन या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, मैंने शायद आपको कल या परसों बताया था, तो खुद अपनी इन्फॉर्मेशन को बताते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने वो सजा भी दे सकते हैं और पेनलाइज भी कर सकते हैं। तो उन्होंने राजस्थान के कुछ ऑफिसर्स हैं, जैसे विलेज सेक्रेटरी हो गया आपका, उसके बाद आपका रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, पंचायती राज डिपार्टमेंट का, उनके 15,000, और उनकी सैलरी में से कट होंगे ये पैसे। तो ऐसे जो RTI एक्ट है जो पावर देता है उनको करने की, तो वो करते हैं। तो मैं इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ, RTI एक्ट। तो आप लिखने के लिए कहीं RTI एक्ट लिखने के लिए आए उनकी पावर के लिए, तो आप बता सकते हो वो पेनलाइज, राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन है, पेनलाइज 5 ऑफिशियल फॉर द नेग्लिजेंसी, आप ऐसे लिख सकते हो। तो हम इससे क्या पढ़ेंगे, अपना RTI एक्ट हम इससे पढ़ने वाले हैं अपना। पहली बात तो मैं वर्ड ऑफ द डे, मतलब वर्ड बताया करूँगा, 5-6 वर्ड डेली लेके आएगा। मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मजाक बनाना कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके जीरो पेडाइसिस मतलब जोखिम में डालना, कि एंडेंजर किसी चीज़ को, ये मतलब होते हैं दो चीज़ों के। अब एथिक्स का टॉपिक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन पूरा अपने आप में एक टॉपिक है। कुछ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, जैसे जो RTI है वो 2005 में हम लेके आए, पर वो कैसे हमारे अंडर डेवलप हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जो आया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1948। वो हमें बोलता है कि इन्फॉर्मेशन एक आइडियल फॉर्म होनी चाहिए, सीख होनी चाहिए, रिसीव होनी चाहिए, लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है डेमोक्रेसी के अंदर। और इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हुई थी सिविल पॉलिटिकल राइट 1966 में, वो भी एक्सप्रेस करता है फ्रीडम होनी चाहिए हमें टू सीक, कि क्या इन्फॉर्मेशन है। भाई तुम्हारा पैसा है, टैक्स में यूज़ हो रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे खर्च हुआ, एक ज़रूरी होता है। फिर एक थॉमस आपका आपका जेफरसन है, वो बोलता है इन्फॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। लिखने के लिए कहीं पे आएगा इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये लाइन याद रखना, थॉमस ही याद रखना नाम इनका। थॉमस ने कहा है कि इन्फॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, तो कितनी ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ को सोच तो इंडियन पार्लियामेंट इनेक्ट करती है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। और एक केस और याद रखना, 1986 में हुआ था आपका, मिस्टर कुलवर करके, जयपुर म्यूनिसिपैलिटी वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड था। वो बोलते हैं आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी उसमें इम्प्लाइज होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए, पर वो 1986 में होता, तब हमारे पास कोई ऐसा एक्ट नहीं था। पर अब इंडियन पार्लियामेंट इन सब चीज़ों को सोचते हुए इंडियन इन्फॉर्मेशन एक्ट लेके आती है 2005। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन, थॉमस जेनिफर के कमेंट याद रखना, और ये केस याद रखना, कुलवार जो हुआ था आपका, कुल वॉल वाला, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एम्पावर करना सिटीजन को, ठीक है, तुम्हारे पास पावर आएगी, भाई तुम्हारी कोई FIR रजिस्टर्ड नहीं करा, तो आप RTI लगाए, पूछोगे क्यों मेरे FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई है, मेरा केस कहाँ तक पहुँचा है। तो एम्पावर करता है सिटीजन को, प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को, ठीक है भाई, अकाउंटेबिलिटी हो जाएंगे, बताने लायक हो जाएंगे इन्फॉर्मेशन, फिर खुद ट्रांसपेरेंसी आएगी कुछ, तो करप्शन कम होगा। किसी ने आपसे कुछ करप्ट किया, आपने सब कुछ लिया, करप्शन कैसे कम होगा, आपने एक फॉर्म फिलअप किया या कुछ भी फिलअप किया, कोई ऑफलाइन फिलअप किया, और आपसे 200 रुपये लिए गए, पता लगा वो 100 रुपये का था, RTI में पता लगा वो 100 रुपये का था, RTI में पता लगा वो 100 रुपये का, तो उससे क्या हुआ, आपको बताया नहीं गया था। तो करप्शन भी एक तरह से कर्टेल हो सकता है कि कम हो सकता है, इनहेंस हो सकती है
पीपल जो है ना, उनका पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में बिलीव, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट मिले तो आप में एक पावर आएगी कि हाँ कुछ मेरे पास पावर है, तो डेमोक्रेटिक जो पीपल का पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में बढ़ सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे ऑब्जेक्टिव देती हैं, इस एक्ट से आपको पावर मिलती है। रीज़न क्यों अडॉप्ट किया हमने, एक तो मतलब कि वही करप्शन के लिए इंटरनेशनल प्रेशर था, इतनी सारी हो चुकी थी, एक्टिविस्ट थे, मतलब एक्टिविज्म स्टार्ट हो चुका था, फिर मॉडर्नाइज करना था, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को और सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना था, इसलिए कुछ ज़रूरत थी। अब आरटीआई एक्ट में कुछ सेक्शन है, मतलब कि सेक्शंस है, इसके फ्यूचर है। एक तो सेक्शन 1 है, ये डिलीट हो चुका है, अभी जम्मू कश्मीर में भी काम करेगा, ठीक है ना। सेक्शन 2F है, ये इन्फॉर्मेशन की मतलब की मीनिंग बताता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, किस फॉर्म में, जैसे डॉक्यूमेंट, आपके ये ईमेल, ओपिनियन, ये सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक, ये सब चीज़ें एक इन्फॉर्मेशन है जो उसकी डेफिनेशन बताता है। और कैन बी एक्सेस बाय द पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ टाइम बीइंग फोर्स, ठीक है ना, आप एक्सेस कर सकते हो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आर्टिकल 2 जो बताता है राइट टू इन्फॉर्मेशन का मीन क्या है, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट विच इज हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। क्यों कर सकते हो, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हो वर्किंग का, ये सब चीज़ें हैं देखो, ये आप कलेक्ट कर सकते हो, टेकिंग सर्टिफिकेट और सैंपल ऑफ मटेरियल, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी, मतलब कि डिस्केट एंड फ्लोरीज, मतलब कुछ भी हो, टैपिंग, वीडियो कैसेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी, कोई आपका कहीं चलान हो गया, आपको वहाँ कैमरा लगा हुआ है पर गलत किया गया, आपको वो वीडियो चाहिए तो राइट टू इन्फॉर्मेशन वो वीडियो आपको प्रोवाइड करेगी। फिर पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन बताई गई है। पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है, कोई आपको अथॉरिटी हो सकती है, बॉडी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन होता है जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई पार्लियामेंट लॉ से बनी हो, सेक्रेटरी बॉडी हो, स्टेट के अंदर हो, नोटिफिकेशन से बनी हो गवर्नमेंट के, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बॉडी आउन कंट्रोल और सबस्टेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट से होनी चाहिए। तो ये सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं इसमें आती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, तो ये सारी पब्लिक अथॉरिटी होती हैं, ठीक है। सेक्शन 4 क्या बोलता है आरटीआई का, जो सीओ मोटो मैंने बताया ना, खुद डिस्प्ले करनी होती है इन्फॉर्मेशन, किसी किसी ऑफिस में जाओगे तो इन्फॉर्मेशन पूरी लिखी होती है, तो वो सीओ मोटो होता है, खुद डिस्क्लोज करनी होती है इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 1 और सेक्शन 8 जो है ये इंपॉर्टेंट दो हैं, इसके पार्ट है, क्योंकि मेंशन करता है कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक को नहीं बताई जाएगी, कॉन्फिडेंशियल होती है। प्रोवाइड करता है डिस्क्लोज ऑफ इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर द ऑफिशियल, आपका सीक्रेट जो एक्ट है, सीक्रेट वाला सीक्रेट एक्ट 1923, रेगुलर मतलब कि लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट सर्व है, उसको मतलब डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है डिस्क्लोज नहीं किया जाता, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको इसमें डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो हम यहाँ पे पूछे इन्फॉर्मेशन था, तो इसमें कौन होगा, एक अपॉइंट करेगा आपका इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, मैंने बताया सेंट्रल में, स्टेट में इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गिविंग द इन्फॉर्मेशन पर्सन, रिस्पॉन्सिबल होंगे जो अंदर 30 दिन की आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप आरटीआई आप फिल करते हो ऑनलाइन, 10 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, मैंने कई बार फिल किया है, 2-3 चीज़ जानी बाद में बताऊंगा, तो 30 दिन में आपका इन्फॉर्मेशन आ जाती है, बिल्कुल सही तरह इन्फॉर्मेशन पूरा मेल आता है आपके पास। और अगर किसी की लाइफ और लिबर्टी से कोई पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो ज़रूरी है, उसे चाहिए, उसकी थ्रेटन आ सकता है लाइफ पर इन्फॉर्मेशन ना मिली, तो वो 48 आवर्स के अंदर दी जाएगी। वहाँ पे ऑप्शन आता है फिल करने के लिए, आप भरोगे ना कि कैसी आपकी इन्फॉर्मेशन है, किस मिनिस्ट्री को जानी चाहिए, सब कुछ ऑप्शन आता है। तो ये सब चीज़ें कुछ है कि मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि मतलब इसका आरटीआई 2012 का डिड नॉट क्रिएट एनी न्यू ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम इम्प्लीमेंट द लॉ, ठीक है, मैंडेटरी, मतलब इंपॉर्टेंस आप खुद पढ़ लेना, देखो ये चीज़ें, ये सब मैंने ऐड क्यों किया, मैं चीज़ें ऐड कर देता हूँ, एक बार आप नोट्स के थ्रू जाओगे तो आपको कुछ चीज़ और पता लगे। इंपावर करता है पुअर पीपल्स को, देखो ये आपकी थिंकिंग है, एलेबोरेट योर थिंकिंग, कि आपको कैसे पावर मिलेगी। कोई गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, कंप्यूटर बैठेगा, ऑनलाइन बैठेगा, फॉर्म फिलअप करेगा, इन्फॉर्मेशन उसके घर तक आएगी, उसको मेल आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन पूरी पीडीएफ फॉर्म में आएगी। तो ठीक है, एक वीकर सेक्शन सोसाइटी को उसको अपलिफ्ट करने का काम करता है। इन्फॉर्मेशन इज ए इंपॉर्टेंट टूल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना, इज ए करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी, कॉल ब्लॉक हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, ठीक है ना, सच ऑर्गेन जो किया, क्राइम किया, मेकिंग गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल, सही बात है भाई, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है, जवाबदेही गवर्नमेंट की फिक्स करता है कि आपको देनी है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग बाय द पब्लिक अथॉरिटी टू रिमूव द अननेसेसरी सिक्रेसी, ठीक है ना, जो मतलब अननेसेसरी आपके सिक्रेसी सीक्रेट चीज़ें होते हैं वो भी वो सीक्रेट रखते हैं, पर वो उनकी डिसीजन मेकिंग में फ़र्क डालते हैं। कैसे डालेगा, आपको पता है ये इन्फॉर्मेशन कोई भी ले सकता है, तो उनका डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा तो भी अच्छी होगी, डर रहता है उनके अंदर अंदर, अगर इन्फॉर्मेशन आउट होगी तो क्या हमारी हालत होगी, तो वो डर रहता है, तो मतलब उनकी डिसीजन मेकिंग पब्लिक अथॉरिटी को इम्प्रूव करता है। चैलेंजेस भी है इसके अंदर कुछ, जैसे कि
आपका आस्किंग फॉर द डिस्पेक्टिव मतलब वैल्यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन पूछे क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो। अटेन द पब्लिसिटी ऑफ द फाइलिंग, मतलब कि आप पब्लिसिटी लेना चाहते हो फिलिंग द आरटीआई। ये सब चीज़ें इसमें अंदर रहती हैं। अब इसमें चीज़ें क्या चीज़ की गई, मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता दूँ। आरटीआई वर्सेस लेजिस्लेशन फॉर नॉन डिस्क्लोज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके सेक्शन 123, 124, 162 होल्ड करता है डिस्क्लोज ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब कि ये होल्ड करेगा। ये कुछ उसके प्रॉब्लम्स हैं, आरटीआई से कुछ प्रॉब्लम्स है कि इन एविडेंस एक्ट हो गया, मैंने आपको सीक्रेट एक्ट बताया सेक्शन 8 के अंदर जो था। तो स्टेट क्या कर सकती है, डिस्क्लोज नहीं कर सकती इन्फॉर्मेशन इन सारे एक्ट के अंदर। फिर एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, ये बस एक्ट याद रखो, इतने सारा आपको लिख नहीं पाओगे, इतना याद नहीं रख पाओगे, बस एक्ट याद रखो, एक दो याद भी रह जाए आपके लिखने के लिए। एविडेंस एक्ट इसके अगेंस्ट में बोलता है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज रखेगा नहीं, बताएंगे गवर्नमेंट क्या स्ट्रेटेजी है एटॉमिक। आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्ट है, प्रोवाइड द गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट टू कम्युनिकेट और ए पार्ट ऑफ एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। तो ये कुछ एक्ट आप याद रखो, सब चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ये चार वर्ड याद रखो आपका। एविडेंस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, सेंट्रल सिविल सर्विस एक्ट और आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। अब आरटीआई वर्सेस राइट टू प्राइवेसी का क्या इशू है भैया। आरटीआई है वो तो इन्फॉर्मेशन देती है, अब राइट टू प्राइवेसी है, मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ किसी चीज़ के बारे में, तो प्राइवेसी की थोड़ा अगेंस्ट एंड दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। वाइल आरटीआई इंक्रीज द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, द राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट द इंस्टेट, मतलब उसे प्रोटेक्ट करता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है, तो दोनों में होगा प्रॉब्लम आएगी। गिव जस्टिस टू लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, व्हेन द क्वेश्चन इज हार्मोस एंड द कॉन्ट्रडिक्टिंग राइट कलाइज होता है, तो गिव जस्टिस टू द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है ना। और एडवांस द पब्लिक आपका मॉरलिटी, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर दोनों में टकराव है किसी बात पे लेकर, किसी बात पे लेकर टकराव है दोनों के अंदर आपका आरटीआई में और प्राइवेसी में, तो आप ये चेक करो कि जस्टिस लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, प्राइवेसी रखने में, उस कॉन्फिडेंस रखने में उस बात को, या उस बात के बाहर आने में, ये चेक करो। ये सब एथिक्स के पार्ट है, जब एथिक्स पढ़ोगे उसमें सब आप चीज़ पढ़ लोगे। तो ये चेक करो कि दोनों में लाभ किस चीज़ में है, कॉन्फिडेंशियल रखने में या सिर्फ पब्लिक में लाने में, ठीक है। और उसके एडवांस कैसे हो सकती है आपकी मोरलिटी, मतलब मोरल, मतलब पब्लिक का मोरल कैसे बढ़ सकता है अगर हम इन्फॉर्मेशन लाते हैं, पब्लिक का मोरल अप होगा या डाउन होगा, तो इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है, उसके बाद चीज़ों को आउटर अंदर रखा जाता है। फिर ये याद रखो, मतलब कि ये सेक्शन छोड़ दो, ये वाला ये सेक्शन छोड़ दो, आ गया इसके साथ। फिर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आरटीएन पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, उन्हें पब्लिक उससे बाहर रखा गया है, ठीक है ना। जो एक्टिविस्ट वांट है पॉलिटिकल पार्टी ब्रॉट अंडर आरटीआई, आरटीआई के अंदर नहीं आती पॉलिटिकल पार्टी, इतना याद रखना। तो करप्शन करें, यूज डोनेशन ले, इलीगल फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों के वो कर सकती हैं। और लीडर इन अपोजिशन इज सेक्रेटरी मैंडेटरी टू बी पार्ट ऑफ द सिलेक्टिंग कमेटी, जैसे आप चेयरमैन आपको सीआईसी का लेना है, लोकपाल का लेना है, आपको सीबीआई डायरेक्टर सीवीसी, तो उसमें आपका लीडर ऑफ अपोजिशन इज ए मैंडेटरी होता है उसमें बैठने के लिए, मतलब उस चीज़ को भी मतलब एक प्रॉब्लम बनाता है उस चीज़ को भी अंदर। ये वेरियस मेंबर है द अपोजिशन ऑल्सो पार्ट ऑफ द वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटी, तो आप इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, ये चीज़ इसमें है। अब रिसेंट अमेंडमेंट क्या किए गए, मतलब इसमें 2013 में क्या किया था, रिमूव किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज को, जैसे मैंने आपको बताया। 2017 में क्या किया गया था, क्लोज द केस ऑफ डेथ ऑफ एप्लीकेंट कैन बी लीड टू मोर अटैक ऑन द लाइफ्स ऑफ, मतलब क्या जो आपके विस्टर ब्लोअर्स होते हैं ना, मतलब जो उजागर करते हैं इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, जैसे आप मैंने आरटीआई लगाया और मैंने वो कोई इन्फॉर्मेशन मुझे पता लग गई, फिर मैं उसे क्या करूँगा, मैं उसे पब्लिश कर दूंगा, मतलब न्यूज़ को बता दूंगा, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें उन्हें बोलते हैं विसिल ब्लोअर, ठीक है ना। तो वो इन्फॉर्मेशन ऐसी क्लोज रखो कि उनके अटैक हो जाए उनके ऊपर कोई चीज़ को रिलेटेड, जैसे आपका वो चाइल्ड है वो मतलब कहाँ फ्रांस में होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन, ये कार्टून वार्टून बना दिया था ये वो, तो ये सब चीज़ें 2018 में अमेंडमेंट किया गया हमने, जो सीआईसी की पावर को रिमूव कर दिया गया था, उसका टेन्योर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कितने महीने सैलरी देनी है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो उसकी पावर कम कर दी गई। 2018 में अमेंडमेंट लेके आए थे हम, जो टेन्योर था कम कर दिया गया, प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। ये कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। 13 में किया गया पॉलिटिकल पार्टीज को रिमूव, 17 में जो आपके विजिल ब्लोवर हैं, मतलब जो मतलब इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, उनके केस को क्लोज कर देना चाहिए, मतलब जो उनके एप्लीकेंट्स की डेथ हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद आरटीआई एक्ट है, उसकी पावर, उसमें सीआईसी की पावर, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की पावर कम कर दी गई थी, ये आपको याद रखना। कुछ और भी इशू है, ये आप जाके पढ़ लेना। तो एक पूरा सा मैंने आपको आरटीआई के बारे में बता दिया, क्या क्या उसके प्रॉब्लम है, सेक्शन 8 को ध्यान रखना उसके, कुछ ये उसमें लेजिस्लेशंस है जो नॉन डिस्क्लोज करने के लिए बोलते हैं इन्फॉर्मेशन को, ये याद रखना।
चैलेंजेस क्या हैं आपको पता ही है कि अटेन पब्लिसिटी करने के लिए वो लोग करते हैं, ये वो सब करने, हैरेस कर सकता है, प्रेशराइज कर सकता है पब्लिक अथॉरिटी को। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हैरेस हो जाएगा ना, उसने इन्फॉर्मेशन दी, कुछ गलत किया होगा, पास्ट में इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हैरेसिंग हो गया पब्लिक अथॉरिटी का। उससे क्या होता है कि हैरेसिंग कर रहे हो पब्लिक अथॉरिटी को, लोगों की मोरलिटी डाउन होती है। आपकी मोरलिटी कैसे डाउन होगी, लोग सोचेंगे यार ये बेकार है, ये नगर पालिका वाले तो काम ढंग से करते नहीं है, इनके ऐसे इशू चलते हैं, तो लोगों का मतलब जो विश्वास है रिलेटेड पब्लिक अथॉरिटी से वो डाउन होगा। तो ये सब चीज़ें हैरेसिंग हो सकती हैं, प्रेशर राइज हो सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी। ये कुछ चीज़ें आप अगर सोच से भी लिखोगे तो लिख सकते हो। ये प्री के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 48 आवर्स में, 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछेगा आपको एक वन वर्ड में, ठीक है। पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है वो पूछ सकता है, ये सब लाइन दे के आपको। तो ये आ गया आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं अपने हिंदू के ऊपर। तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने पेनलाइज किया है आपका 3-4 ऑफिसरों को राजस्थान के, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उसके लिए आपको पेनलाइज किया गया और पैसे देने पड़ेंगे, और आपके किस में से कटेंगे, आपके कटेंगे सैलरी में से। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने रिपोर्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ वायरस केसेस। देखो भाई वायरस केसेस फिर बढ़ने लगे हैं, फिर दिल्ली में जो कल केसेस आया वो 2 मंथ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आया, लास्ट 2 मंथ में। तो प्लीज़ यार थोड़ा सेफ रहो, इस चीज़ हल्के मत लो, क्योंकि न्यू स्ट्रेन मैंने बताया था 68% मोर सीवियर देन, मतलब और खतरनाक है। न्यू स्ट्रेन आया है ना, सब अलग अलग कंट्री से न्यू स्ट्रेन आ रहा है, चेंज कर रहा है वो अपने स्ट्रेन को, तो वो ज़्यादा सीवियर है पुराने वाले से, मतलब कि ज़्यादा खतरनाक है थोड़ा वो। तो इससे थोड़ा याद रखो। फिर उसके बाद क्या 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 कितना बढ़िया स्टेप लिया दिल्ली गवर्नमेंट ने। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगे उनके लिए 5% एटलीस्ट जो पार्किंग होंगी वो रिजर्व कर दी गई है, कि इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही खड़े होंगे। तो इससे एक मोटिवेशन होता है, स्विच दिल्ली हो गया, ऐसे स्टेप लेने से इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर भावना बढ़ेगी, लोगों के अंदर मतलब वो थोड़ा अंदर क्रेज बढ़ेगा कि मतलब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ स्विच कर जाए। और इससे फ़ायदा क्या होगा आपका, पॉल्यूशन सबसे बड़ा फ़ायदा। और मैं तो नॉइस पॉल्यूशन भी बोलता हूँ, वो आवाज़ ही नहीं करती, चुपचाप निकल जाती है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन में तो नॉइज़ पॉल्यूशन भी नहीं करती है। ये कुछ स्टेप है। फिर महाराष्ट्र में केसेस बढ़ने लगे हैं भाई, सब जगह बढ़ने लगे हैं। नो लॉकडाउन बट फ्रेश कर्व इन पुणे, लॉकडाउन लगेगा, केसेस इंक्रीज हुए। अब आ जाते हैं हमारे मेन एडिटोरियल पेज पे। इसी एडिटोरियल पेज पे सारे सारे आर्टिकल हैं, नीचे तो सब पॉलिटिकल न्यूज़ आ जाएंगे, केरला आ जाएगा इसमें पूरा, ये हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे अपने मॉरल टेस्ट। अभी क्या है, अभी क्या हो रहा है, मतलब कंट्री में क्या हो रहा है कि मॉरल टेस्ट क्यों बोला गया है इन्होंने। मैंने आपको एक गावी पढ़ाया था, गावी, ग्लोबल एक्सेस टू वैक्सीन, मतलब कि इसे वैक्सीन को नेशनलाइज मत करो, कि नेशनलाइज मत करो कि पर्टिकुलर कंट्री को पहले फिर हम दूसरी कंट्री को तब देंगे, पहले हमारी कंट्री के लिए। भाई जो गरीब देश है, अफ्रीका के नेशंस है, उनमें प्रॉब्लम आने लगेगी, वो प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा इस वाले मिशन में बताया गया है कि ऐसा आप मत करो। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात करता है, ये बात करता है कोविड-19 जो है कि पेंडेमिक है। ऐसा किसने बोला है, WHO ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है। और यूएन सेक्रेटरी जो मतलब आपके एंटोनियो है, वो क्या बोलते हैं, द मैनी एग्जाम्पल वैक्सीन जो नेशनलाइज कर रही है कंट्री, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आ चुके हैं जो कंट्री नेशनल मतलब नेशनलाइज कर रही है वैक्सीन को। जैसे कैसे कर रही हैं, मैं आपको बताऊं, यूएसए में इतनी सारी वैक्सीन लग चुकी हैं, यूएसए ने पहले ही बोल दिया था कि पहले हम अपने आदमी को देंगे, फिर उसके बाहर को कंट्री को देंगे। उसके बाद फिर इंडिया भी कहीं ना कहीं अब रूल ऐसा करने लगा कि पहले अपनी कंट्री को देंगे। इतनी सारी डोजेस इंडिया में लग चुकी हैं। पर आप थिंक करिए जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है उसमें 13 कंट्री मतलब डाटा याद मत रखो, कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ पे अभी तक वैक्सीन पहुँची भी नहीं है। तो भाई आप ऐसा मत करो, ग्रेट मॉरल टेस्ट है ये, जो टाइम चल रहा है आपकी मॉरलिटी को चेक कर रहा है, ये ऐसा पूरा आर्टिकल बोलेगा नीचे तक। कुछ कंट्री ऐसी है, मतलब यूएस की पॉपुलेशन है नियर अबाउट 10% जो पॉपुलेशन होगी फुल्ली वैक्सीन लग चुकी है, उन्हें फुल्ली दोनों डोसेज लग चुकी हैं, ठीक है ना, कम से कम। और ईयू की, यूरोपियन यूनियन की 3% पॉपुलेशन को लग चुकी है। और कहीं ना कहीं इंडिया वालों में लग चुकी है 26 मिलियन डोसेज लग चुकी हैं, अबाउट 1.9 डोज पर 100। तो आप कितने गिन लो, कितने 100 में से लगभग लगभग 2 आदमी को वैक्सीन लग चुकी है इंडिया में, ऐसा बोल रहा है। पर ये पॉपुलेशन की जो हम परसेंटेज के हिसाब से बहुत कम है, 0.3% है। तो आप क्या कर रहे हो, मतलब आप फेवर कर रहे हो। इंडिया और चाइना बहुत बड़ा रोल निभाता है कि वैक्सीन मतलब कि पाइपलाइन को सप्लाई कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि कितनी प्रोडक्शन होती है। हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत बड़ी बड़ी, एक दिन में करोड़ों वैक्सीन बना सकती हैं। तो इंडिया और चाइना बहुत बड़ा रोल निभाता है। प्लीज़ इसे स्टॉप करो, जो वैक्सीन नेशनलाइजेशन आप कर रहे हो, प्लीज़ इसको स्टॉप करो, ठीक है ना। देयर विल ऑलवेज द कंसर्न द पुअर, पुअर का जो ओल्ड है, डिग्निटी ऑफ
आपको उन सब चीज़ का ध्यान रखो। जो शॉर्ट चेंज आपको लाना है, ये आपकी मॉरलिटी टेस्ट है, प्लीज़ इसको मत करो। ऐसा है, कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा ऐसा, यूएन की जो सिक्योरिटी जनरल हैं आपके, यूएनजीए के जो आपके सेक्रेटरीट के चेयरपर्सन है एंटोनियो, उन्होंने ऐसा बोला है कि होल्डिंग और वैक्सीन नेशनलाइजेशन को स्टॉप करो। तो इससे रिलेटेड क्या चीज़ है, इससे आप इनका बस चीज़ को आप नोट कर सकते हो, इनकी लाइन को नोट कर सकते हो कि इन्होंने ऐसा बोला। इससे रिलेटेड है गावी। गावी हम पढ़ेंगे, गावी के बारे में, गावी क्या है। सॉरी, तो गावी है क्या आपका, ये आ गया, गावी आ गया। ये गावी कुछ नहीं है, ये कोलेबोरेशन है, मतलब कि ग्लोबल अलायंस है फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के लिए, कि ग्लोबल अलायंस बनाओ वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए। और ये आपका नहीं है, 2000 में बना था। और ये बनाया किसने, बहुत सारे इसमें इंस्टीट्यूशन आए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आगे उठ के आए हैं, तो उन्होंने ये डेवलप किया है। ये तो कुछ नहीं, न्यूज़ से रिलेटेड है। गावी का एक बोर्ड होता है कि स्ट्रेटजी का मतलब डायरेक्शन देता है, कि पॉलिसी मेकिंग करता है कि आपको कैसे वैक्सीनाइजेशन को अप्लाई करना है, कैसे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करना है। जिसके मेंबर्स होते हैं अंदर, प्राइवेट मेंबर्स भी हैं इसमें, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं इसमें, एक्सपर्ट्स भी हैं इसमें, ठीक है ना। बोर्ड प्रोवाइड मतलब फोरम भी, बैलेंस स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग वाले भी हैं, इनोवेटिव भी हैं, और पार्टनर कोलोब्रेशन भी है। ये सारे इसके अंदर पार्टनर है, ऐसी बात नहीं है अकेला बैठा है। व्हाट इज गावी, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की एक पार्टनरशिप है जो दोनों को साथ लाता है, और जो पुअरेस्ट कंट्री आपके वर्ल्ड में, पुअर कंट्री है, उनको एक वैक्सीनाइजेशन प्रोवाइड कराओ। उनको ऐसा बोलता है कि वैक्सीन उनको प्रोवाइड कराओ जो एक्सेस नहीं कर सकती। मेंबर कौन है भाई, मेंबर बहुत सारे हैं, WHO भी मेंबर है, यूनिसेफ भी मेंबर है, वर्ल्ड बैंक भी है, वैक्सीन इंडस्ट्री भी है, जो आपके इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग कंट्री के अंदर है वो भी है, रिसर्च भी है, टेक्निकल एजेंसी भी है, सिविल सोसाइटी भी है, आपकी बिल्स, आपको मिलांडा जो गेट फाउंडेशन है वो भी है, अदर प्राइवेट मेंबर है, फिलंथ्रोपिक। फिलंथ्रोपिक मतलब होता है जो मतलब अपने लिए वर्क, मतलब फिलंथ्रोपिक, खुशी खुशी में वर्क करना चाहते हैं, वो भी है। तो मेन एक्टिविटी क्या है, वही वैक्सीन प्रोवाइड कराना, इंक्रीज जो इम्यूनाइजेशन है पुअर कंट्री में, उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना। तो ये यूनाइटेड नेशन आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे ना, आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे आपके, MDG जो थे 2000 से 2015 तक जो चले थे, 2016 से 15 से और 30 तक SDG चल रहे हैं, ठीक है ना। उसमें जो टारगेट्स थे, जैसे आपका टारगेट्स इसमें भी 1 से 17 तक टारगेट है, उस टाइम पे उनको फुलफिल करने के लिए, परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए ये चीज़ स्टार्ट की गई थी, गावी। और आपसे नहीं, 2000 में स्टार्ट किया गया, तो 2000 में ही आपके MDG आए थे, मतलब ठीक है ना, MDG आए, तो तभी ये स्टार्ट किया गया था। पर अब वैक्सीन, एक पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, फिर इसको एक्टिव किया गया है गावी को, जो पुअर नेशन है उनको वैक्सीन देने के लिए। तो ये कि क्या क्या, मिलांडिया आपके बिल्स एंड मिलांडिया गेट वाली फाउंडेशन आपकी, वर्ल्ड बैंक है इसमें, यूनिसेफ है, वर्ल्ड WHO है, एक डोनर कंट्री जो गवर्नमेंट होती है डोनेट करती है, किस कंट्री को करेगी, जो पुअर कंट्री होती हैं उनको डोनेट करेंगी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, आपके वैक्सीन मैन्युफैक्चर होंगे, तो एक ग्लोबली काम करेंगी। जिस कंट्री को ज़रूरत है वो एक्सेस नहीं कर सकती, पैसे नहीं दे सकती, तो ऐसी बहुत कंट्री हैं वर्ल्ड में, तो ये काम उनके लिए करती हैं। ये हो गया आपका गावी के बारे में, ठीक है ना। मैंने बता दिया 2000 में फाउंड हुई थी, अभी फाउंडेशन नहीं हुई, ऐसा देखो, क्रिएटिन 2000 में फाउंड हुई थी। आप किससे याद रखो, MDG, 15 साल के गोल आए थे, MDG, और उसके बाद जो आए SDG आए 2015 से 30 तक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे थे न्यूज़ पे। तो यही सारी चीज़ ने बताई, मॉरल टेस्ट है आपका, आप देखते हो आप क्या करते हो। अब आ जाते हैं न्यू मीडिया रूल्स। अभी न्यू मीडिया रूल्स क्या बात कर रहे हैं, वन जो आपके रूल्स आए ना न्यू मीडिया, मैं आपको कितनी बार गागा के बता चुका हूँ, ये कर्टेल करते हैं आपकी फ्रीलांसर और जर्नलिज्म को। वन साइड यू आर सेइंग दैट जर्नलिज्म इज अ फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, जैसे फर्स्ट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और कहीं ना कहीं बोला जाता है, इवन मोदी जी ने भी बोला है कि जो आपके मतलब जर्नलिज्म है आपका, जो आपके मीडिया है, वो एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, ऐसा। और दूसरी तरफ यू आर कर्टेलिंग, आप उनको कर्टेल कर रहे हो, मतलब कि कैसे रोक रहे हो, मतलब कि शिट यार, सारा उड़ गया तो आप कर्टेल कर रहे हो, कैसे कर्टेल कर रहे हो, इस चीज़ से आपको रोक के उन्हें कर्टेल कर रहे हो। तो इन्फॉर्मेशन कैसे आप कर्टेल कर रहे हो, इसमें सिस्टमेटिक, मतलब क्या चीज़ कर रहे हो इसमें चीज़ें, मैं आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल थोड़े बताता हूँ। अब जो आपने जो रेडरेस मैकेनिज्म बनाया ना, चीज़ों को मतलब चेक, ग्रीवियंस वाला जो मैकेनिज्म बना है, ठीक है ना, कि आप कैसे चीज़ों को करोगे, कि 3 टायर प्रोसेस होगा, कि उसमें पहले तो वो खुद ही करेंगे, अपने हैंडल करेंगे पोर्टल से ही। दूसरी चीज़ में क्या करेंगे, जो आपका सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे, आपका वो एक अलग से बॉडी बनाई जाएगी सब चीज़ों को एक साथ, और फोर्थ स्टेज में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मैकेनिज्म होगा,
3 टायर जो स्ट्रक्चर बन डेवलप किया गया है, पहले वो खुद करेंगे, खुद नहीं कर पाएंगे तो एक सबको मिला के एक बॉडी बनाई जाएगी, ठीक है ना। जैसे होता है कि एक लोकल लेवल पे कर लो, फिर एक आपको स्टेट लेवल पे कर लो, फिर एक सेंट्रल लेवल पे, तो उसी टाइप से ये कुछ सिस्टम्स है पूरा जो डेवलप किया गया है। तो इसमें क्या बताते हैं कि जो स्मॉल मीडिया है ना, छोटे छोटे मीडिया वाले हैं जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ लिखते हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को सबको हैंडल करेंगे, इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली दबाव में आ जाएंगे कि वो कैसे पोर्टल डेवलप करेंगे, कैसे एक आदमी रखेंगे सब चीज़ के लिए, वो अपनी न्यूज़ करेंगे जो इंडिपेंडेंट है। मैं अकेला जर्नलिज्म कर रहा हूँ, कैमरा उठाता हूँ, चल देता हूँ। अब मेरे पर ये कटेल रूल्स आ जाएंगे तो मैं कैसे किस आदमी को रखूँगा ग्रीवियंस के लिए, कोई शिकायत आती तो कैसे सॉल्व करूँगा, मैं जर्नलिज्म करूँगा या वो शिकायत सॉल्व करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएंगे, ऐसी बात करिए। फिर रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट, देखो फिर आगे ना ये मॉकरी, आपने मजाक बना दिया है सेल्फ रेगुलेशन का, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, रेगुलेट करना, अब गवर्नमेंट का पावर आ गई है, रूल्स लेके आ गई है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब इन्हें कर्टेल करना स्टार्ट करेगी, रोकना स्टार्ट करेगी। जो न्यूज़ है कहीं ना कहीं देखो सही भी होता है, जिसमें आपको एक न्यूज़ बताई थी अभी, तिहाड़ जेल से ऑपरेट किया जा रहा था टेलीग्राम को, तो उसको पता लगना चाहिए सोर्स कहाँ से आया मैसेज, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं ठीक भी है, पर कहीं ना कहीं नुकसान भी है उस चीज़ का। तो ये सब बात ना जर्नलिज्म को लेके की है, मैं और भी चीज़ बता चुका हूँ आपको। फिर पोजिटिव ऑफ फाइनेंशियल थ्रेट आएगा उनके ऊपर, फाइनेंशियल थ्रेट क्यों आएगा, देखो इसमें आया जीरो पैराडाइज, ठीक है ना, खतरे में डाल दिया आपने। फाइनेंशियल वर्डिक्ट कैसे आएगा, भाई मैं तो अकेला हूँ, मेरे पास तो कोई सोर्स भी नहीं है, कैमरा है मेरे पास और मेरी आवाज़ है मेरे पास, अब उनका फाइनेंशियल बर्डन तो बन जाएगा ना उनके ऊपर। खुद सोचो कि वो जर्नलिज्म करेंगे या फिर ग्रुप, और ठीक है जर्नलिस्ट बनाएंगे तो सब चीज़ें फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज हो जाएगा, उस चीज़ की उन्होंने सारी इस आर्टिकल में बात की है। फिर आता है कि इरोडिंग कर रहे हो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को, जैसे आपने मैंने बताया ना 4 पिलर होते हैं, तो एक पिलर उसमें से कहीं ना कहीं उसमें आपको ये भी माना जाता है कि मीडिया को या जर्नलिस्ट को आप खुद ही इरोड कर रहे हो पिलर को डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिलीव, जो आर्टिकल 19(1) 19(1)(g), कि आपके पास एक्सप्रेशन स्पीच होनी चाहिए, आपको प्रोसेशन रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपको प्रोफेशन रिस्पेक्टिव होना चाहिए, आपको फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। और बोला गया कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बताया गया है आपको डायनेमिक रिलेशन विद द चेक एंड बैलेंस ऑफ चेक एंड बैलेंस, एक डायनेमिक रिलेशन रखता है कि इस चीज़ में ये फोर्थ पिलर जो आपका डेमोक्रेसी का, आप उसे क्या कर रहे हो, टेंशन में डाल रहे हो उसको, हेल्दी टेंशन अमंग द फोर्थ पिलर, अभी टेंशन तो आ जाएगी ना उसके ऊपर ऑटोमेटिक। यही सारी बातें इन्होंने इसमें की गई हैं। लास्ट में क्या बोलता है, आप जो ट्रुथ है उसको, जो ट्रुथ मिलना चाहिए उसे अनस्टक कर रहे हो, बाहर आने से रोक रहे हो, अनस्टक कर रहे हो। और आप पहले ऐसे रूल यूज़ कर सकते हो, सेडिशन हो गया आपका, सेडिशन लॉ हो गया आपका, यूएपीए हो गया, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, तो ये आपके लिख नहीं है, 150 200 250 वर्ड में लिख सकते हो, ट्रुथ को बाहर आने से आप स्टिक कर रहे हो। पर ऐसा कब स्टार्ट होता है इंडिया में, 18 सेंचुरी में ऐसा स्टार्ट हुआ था कि जब इंग्लैंड ने ये स्टार्ट किया था, प्रेस को फ्रीडम को कम करना स्टार्ट किया था, लिट्टन वाले जो इंडियन प्रेस एक्ट जो आए थे, या फिर से आपने स्टार्ट किया। ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि क्या क्या क्या, ट्रुथ को कम बाहर आने से रोक रहे हो, आप कर्टेल कर रहे हो। ये नए जो एक्ट आया है, वन साइड यू आर सेइंग दैट मीडिया इज द फोर्थ पिलर, जर्नलिज्म फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, अदर साइड यू आर किलिंग द वॉइस ऑफ मीडिया और जर्नलिज्म। तो आप ये सारा आर्टिकल ऐसे फेम में लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, पर मेरा गलती क्या होगी, मुझसे एक्सजेड दब गया, सारा गायब हो गया। फिर मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा इसके अंदर क्या है, सारे ही चले गए अब तो। हाँ नीचे तक गायब हो गए, कोई बात नहीं, वी वर्क ऑन दैट, एक्सट्रैक्ट कर लिया था। ये आर्टिकल आता है कास्टिंग ऑफ एशिया डाइस एंड वेस्ट एशिया बॉर्डर। अभी मैं आपको पूरी चीज़ 10 बार पढ़ा चुका हूँ, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है पूरे एशिया के अंदर। एक तो हो गया आपका वेस्ट एशिया, जो आपका इसराइल वाला पोर्शन है आपका, एक हो गया सेंट्रल एशिया, आपका ईरान हो गया आपका, उसके बाद आपका ऊपर सीरिया हो गया, आपका इराक हो गया, ये सेंट्रल एशिया, और वेस्ट एशिया जो आपका इसराइल वाला हो गया। तो यहाँ यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस इस पूरे आर्टिकल में करेंगे। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगर आपको ऐसे फॉर्मेशन डालनी है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, वही सब इन्होंने कंसोलिडेट कर दिए हैं इसके अंदर। और हमारे लिए वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें बताया गया है। पहले बोलता है आपको कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एशिया लिंक, ठीक है ना, क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी क्या होने वाला है, एक डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज होने वाली है। देखो डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज होने वाली है, अभी 3 मार्च से 27 मार्च तक चलेगी, ठीक है ना। अदर देन इंडिया भी इसमें पार्ट है, और यूएई, बहरीन, फ्रांस, आपका सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, और इधर से कौन जा रहे हैं आपके, साउथ कोरिया, उधर से फ्रांस आ रहा है यूरोप से, और इंडिया जा रहा है, और बहरीन में मतलब
यूएई में होने वाली तो बहरीन सऊदी अरब तो ऑलरेडी उसके अंदर है। तो एक एक्सरसाइज होने वाली है, इस एक्सरसाइज के मैंने सेपरेट नोट्स निकाले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर कुछ प्रॉब्लम जो चल रही है, 6 एडिशन ऑफ द मतलब फ्लैग जो मतलब कि डेजर्ट फ्लैग होने वाला है, टेक प्लेस इन द टेंशन बिटवीन ईरान एंड यूएस में जो चल रही है, पीक पे है वो, जेसीपीओ वाली डील पे पीक चल रही है इस टाइम। उसके बाद अभी अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है, किसके बीच में हुआ है, आपका यूएई और इसराइल के बीच में हुआ है ये, सितंबर में। और ठीक है ना, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आपका अरब और इसराइल के अंदर भी है, अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। फिर इधर सीरिया यमन में वॉर चल रही है, सीरिया और यमन में मैंने बताया ना, हouthis और सीरिया में तो चलती रहती हैं, वो एयर स्ट्राइक करते रहता है। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स इन्होंने डिस्कस की गई हैं, ठीक है ना, काउंटर पार्ट करने के लिए। उसके बाद आप जॉइंट एक्सरसाइज इन द वेस्ट एशिया बिटवीन अरब स्टेट, दिस वॉज द काउंटर पार्ट ऑफ द कॉमन, मतलब एक काउंटर पार्ट का काम करेंगे। और ठीक है, फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे इन्वॉल्वमेंट हुआ है, पहला एडिशन है जिसमें इंडिया साउथ कोरिया इसमें पार्ट कर रहा है, ठीक है ना। एशिया इकनॉमी है एक तरह से साउथ कोरिया, जहाँ की सैमसंग कंपनी और इंडिया एक तरह से एशियन इकनॉमी, ये भी इसमें पार्ट कर रहा है। और हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ से, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और एशिया इकनॉमी के लिए भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपका जो ये वेस्ट एशिया पार्ट है। सारी बात ये की गई है। फिर इसमें मोर इम्पोर्टेंट जो है कि प्रोटेक्शन क्या करना चाहिए, जो आपकी वाइटल सी लेन्स है, जैसे स्ट्रीट ऑफ होर्मुज़ हो गया, जो मैंने बताऊंगा, स्ट्रीट ऑफ होर्मुज़ जो पर्शियन गुल्फ को और नीचे कनेक्ट करता है वो इंडियन ओशन से, अरेबियन से। फिर आपका क्या हो गया इसमें, गुल्फ ऑफ एडन हो गया, जो यहाँ पर आपको रेड सी से कनेक्ट करता है, वो रेड सी से कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को, तो गुल्फ ऑफ एडन हो गया। फिर रेड सी से जो स्ट्रेच अरेबियन सी, मतलब कि यही सब चीज़ों की बात की गई, इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से डीलिंग होती है पार्ट की। फिर फेडिंग द यूएस होल्डिंग, मतलब यूएस की जो होल्डिंग है वो कम होती जा रही है। सऊदी अरब का इशू मैंने बताया था आपको कि वो सऊदी अरब उस पर स्टिक डाउन कर रहा है यूएस, कि आप वो जो आप यमन में कर रहे हो उसे स्टॉप करो, ठीक है ना। फिर डाइवर्सिफाई हो गया विद रशिया और चाइना, मतलब यूएस और चाइना रशिया के बीच में, कि लोग अब रशिया पे भी जाने लगे हैं, अभी रशिया भी बीच बीच में आने लगा है चीज़ों में, जैसे भी टर्की में वॉर चल रही थी, उधर रशिया सपोर्ट कर रहा था, इधर यूएस बोल रहा था। तो दोनों तरफ से दो, यहाँ पे हाँ एशिया के अंदर दो चीज़ रहती हैं, या तो रशिया है, फिर उधर से यूएस उधर से करता रहता है, रशिया पे भी लोग चीज़ें सोचते हैं कि रशिया मीडिएट करेगा, एक इंटरनेशनल वो है। आप नॉर्थ अमेरिका में कुछ चल रहा है या साउथ अमेरिका में कुछ चल रहा है, वहाँ कहाँ रशिया जाए, पर एशिया में तो रशिया अपना हैंडल दिखा ही सकता है। तो ये सब चीज़ों की इन्होंने बात की गई है। अभी आ जाते हैं जो टेंशन ईरान और की जो बीच में टेंशन चल रही है, तो जेसीपीओ मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, P+5 इसमें नेशन है, P5+1, जो परमानेंट 5 है, +1 आपका जर्मनी, ठीक है, न्यूक्लियर डील के लिए है। 2018 में आपका स्ट्रिक डाउन कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसा लिखा है इसमें। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन ये रिपीट करते रहते हैं, कंसोलिडेट किए सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो 2013 में क्या हुआ, तो हमारा ये एक ऑयल टैंकर था, वो स्ट्रीट ऑफ होर्मुज़ में, मतलब कि जो ईरान की स्ट्रीट ऑफ होर्मुज़ है आपकी, होर्मुज़, उसमें जो आपका बंदर अब्बास पोर्ट मैंने बताया, वो छाबार पोर्ट के पास बंदर अब्बास है, वहाँ पे रोक लिया गया था शिप को, वॉयलेटिंग कर रहा है मतलब इन्वायरमेंट नॉर्म्स को, ऐसा भी हो चुका है। तो कुछ मतलब देश शांति एक एपिसोड आता है, वॉज द प्रेशर द टेक्टिक बाय तेहरान, मतलब कुछ होगा एपिसोड। तो एक तरह से ये प्रॉब्लम्स हमारे बीच में आती रहती हैं। फिर साउथ कोरिया का भी एक मतलब कोरियन का भी एक जहाज़ था, वो भी स्ट्रीट ऑफ होर्मुज़ में रोक लिया गया था, कि वो भी वायलेशन कर रहा है आपके इन्वायरमेंट नॉर्म्स को। और हम एक तरह से सऊदी अरेबिया के साथ हम जो आपका डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ईरान सोचेगा कि हमारी साइड नहीं आ रहे हैं, उनकी साइड एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं साउथ कोरिया, और आपका साउथ कोरिया मतलब और इंडिया। तो एक ईरान से हमारी दोस्ती थोड़ी कमज़ोर होगी, और उधर से गैप फुलफिल करने के लिए चाइना आ रहा है ईरान में, वो डील कर रहा है, जो सैंक्शन लगाए गए हैं ईरान पे फिर भी डील कर रहा है ईरान के साथ। तो ईरान सोच सकता है कि चाइना के साथ मूव करने की, तो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनने जा रहा है, वो छाबार पोर्ट से होता हुआ पूरा आपका बाका जो अजरबैजान के और रशिया में जाएगा। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी कुछ चीज़ें हैं कि हम इनको सोच के काम करना चाहिए, ये नहीं कि हम एक चीज़ पे बिलीव करें और इस चीज़ पे वर्क करें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, इस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। फिर इंडियन सिक्योरिटी के लिए मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, उस जगह से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इवन हम इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम आपका इराक, सऊदी अरेबिया, इन सबसे अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम अभी तो क्या लग गए, अभी बैन लगा हुआ, सेंक्शन लगे हुए, हम ईरान से भी इंपोर्ट करते थे, ठीक है ना। फिर ओपेक नेशन से हमारी डीलिंग चलती है, तो इन सब चीज़ों में हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए एनर्जी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इंडियन सिक्योरिटी फुटप्रिंट इन द वेस्ट इंडीज सीन द स्टेटिली इंक्रीज द एनर्जी सिक्योरिटी एंड द सेफ पैचेज ऑफ सी रूट आर वन ऑफ द मेन ड्राइव फैक्टर। ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो हम
ईरान कतर रिसेंटली में वॉर चली हुई, तो यही सब चीज़ों की इन्होंने बात की है कि हमारे लिए ऐसा हमें एक प्ले फील्ड गेम बनाना है कि हमारे टर्म्स भी बेकार ना हो और हम वहाँ पे एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पे रहें, और मतलब एक वहाँ से हमें फेवर में रहे सारी कंट्री हमारी। तो यही सारी इन्होंने बात की है, प्रॉब्लम बताई है। तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, डेजर्ट फ्लैग पढ़ाने वाला हूँ, डेजर्ट फ्लैग पढ़ाने वाला हूँ। देखो ये डेजर्ट जो फ्लैग है, ये फोर्थ एक्सरसाइज है, यूए में होने वाली है, यूएई में होने वाली है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, याद रखना एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। देखो ये आपका है स्टेट ऑफ होमबुड्स, तो ईरान का कहीं होल्डिंग है, यहाँ पे उसके छोटे छोटे बंदर अब्बास पोर्ट है, यहाँ पे छाबार बनाने जा रहा है, यहाँ पे रोक लेता है वो। तो ठीक है, ओमान और ईरान के बीच में है स्टेट ऑफ होमबुड्स, ठीक है ना, ये पर्शियन गुल्फ है पूरा आपका। तो यूएई में होने वाली है, ये यूएई हो गया आपका नीचे। अब इसमें क्या है हम ये देखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है। ठीक है ना, की इसमें डेजर्ट फ्लाइट होने वाला है, यूए एयरफोर्स की एक्सरसाइज होने वाली है, फिर ड्यूरेशन 3 वीक तक चलेगी, जो मैंने आपको बता दिया। इतने सारे इसमें यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया और बहरीन इसमें पार्टनर है, और इंडिया भी इसमें पार्टनर है। देखो कितनी कंट्रीज में पार्टनर है, ठीक है ना। इंडिया पार्टिसिपेट पहले भी कर चुका है, ऐसी कुछ एक्सरसाइज आपके Su-30M की आई इसमें जाएंगे आपके, जो इंडिया से जाएंगे। और सी जो आपका 17 है, वो ग्लोबल मास्टर, बड़ा सा हेली एरोप्लेन देखा होगा आपने, ग्लोबल मास्टर, वो इसमें जाएगा। तो ये कुछ टैंक भी जाएंगे इसमें एयरक्राफ्ट के अंदर रख के, ठीक है, टैंकर एयरक्राफ्ट जाएंगे। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है विद द यूएई, एंड विद द यूएई, इंडिया एंड यूएई इसमें मतलब कि पार्ट करेंगे। बैटल नेवी एक्सरसाइज है, कुछ और भी हम एक्सरसाइज कर चुके हैं यूएई के साथ, आप याद रखना कि बिलेट करके कुछ एक्सरसाइज की, नेवी की एक्सरसाइज की। फिर डेजर्ट ईगल कर चुका है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज की, बायोलेटर एक्सरसाइज हो चुकी हैं हमारे और यूएई के बीच में पहले भी। और ठीक है ना, रिसेंट में एक हुई थी आपकी नेमडिस 21 नेवल डिफेंस, आपका आपका एग्जीबिशन था। फिर IDEX 21 थी आपकी, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन था, ये भी यूए के साथ में हमने कंडक्ट की है। फिर कुछ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज भी होती हैं, जैसे ये डेजर्ट फ्लैग है, एक पिच ब्लैक भी होती है ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है ना, एक रेड फ्लैग भी होती है। मल्टीलिटर एक्सरसाइज मतलब बाई यूएसए को कंडक्ट कराता है। फिर पिच ब्लैक कौन कंडक्ट कराता है, ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट कराता है। ये कुछ एक्सरसाइज और भी आप याद रखना अगर आपको मिले लिखने के लिए। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बता दी। हम गावी पढ़ चुके हैं, गावी के बाद हम पढ़ेंगे न्यूज़ पे आ जाएंगे। ये न्यूज़ हमने कंप्लीट कर ली। दूसरी जो न्यूज़ आती है आपकी, टू बैड ऑप्शंस। अभी मैं कहता हूँ यूएस पीस, मतलब यूएस क्या कर रहा है, पीस कीपिंग मिशन चला रहा है आपका अफगानिस्तान के अंदर, मतलब पीस आ जाए, इधर रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, सब सपोर्ट कर रहा है। तो और अफगानिस्तान के बाद दो ऑप्शन है, या तो वो तालिबान को अपनी इंटरिज्म गवर्नमेंट में पार्ट बना ले, उसको भी कुछ पार्ट दे दे गवर्नमेंट में, हिस्सा दे दे, या फिर वो कम्प्लीटली एक ही मतलब कि हमेशा के लिए इस वॉर में, मतलब जो इंटरनल वॉर चल रही है उसमें हमेशा के लिए चला जाए, ठीक है ना। तो इसमें यही लिखा है कि अफगानिस्तान लीडर हैव टू ऑप्शन बिटवीन वॉर और शेयरिंग द पावर विद तालिबान। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, अभी अभी बात हुई थी, मतलब कि किस किस में बिटवीन द, मतलब गवर्नमेंट एंड तालिबान इन टर्की में बात हुई थी, जिसमें बहुत सारी कंट्री, यूएस, आपकी रशिया, चाइना, ईरान, इंडिया ने पार्ट किया था। और यूएस अफगान स्ट्रेटेजी पे डिस्कस हुआ था, क्योंकि यूएस के जो मतलब ट्रुप्स वहाँ पे हैं वो विड्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे 1 मई से, कर भी रहे हैं थोड़ा। तो यूएस चाहता है कि हम खाली करने से पहले कोई हिस्ट्री क्या है, लॉन्ग वॉर में ना चला जाए, सेंट्रल एशिया में कोई वॉर स्टार्ट ना हो जाए। आपकी सेंट्रल एशिया क्या है, ये साउथ एशिया में आ जाएंगे अफगानिस्तान। तो वो चाहता है कि रैपिड टेररिज्म गेन ना वहाँ पे ग्रो कर जाए, तो उस चीज़ को रोकने के लिए पहले वहाँ पे शांति की बात की गई है, फिर ट्रम्प ने भी की है, और अब तो बाइडन आगे तो ह्यूमन राइट की बहुत बात करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। एक दोहा टॉक भी हुई थी आपकी बिटवीन अफगानिस्तान और उसके तालिबान के बीच में, ठीक है ना, वो भी याद रखना। तो बाइडन बोल रहे हैं इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोई नई स्ट्रेटेजी लेके आएंगे, वो इसमें बनाएंगे। यही सारी इसमें बात की हुई। तो दो ही ऑप्शन है कि आइदर गो विद वार, और यू हैव टू बी, तालिबान को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हम ऐसे ग्रुप से बात कर रहे हैं जो आप टेररिस्ट ग्रुप है ऑलरेडी, उससे बात कर रहे हैं शांति के लिए, ठीक है। डिफरेंट सोच है। कोऑर्डिनेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ आपको। नोवैक्स रिपोर्ट 96 इफिकेसी बाय ओरिजिनल, जो वायरस पुराना वाला वायरस था, जो आपकी नोवोवैक्स है, उसकी मतलब कितनी 96% इफिकेसी है। तो आप नोवोवैक्स याद रखना है किस कंट्री का था, नोवोवैक्स आपको याद रखना है, नोवोवैक्स। और कोई न्यूज़ इस पे है और नहीं। अब आपको क्या हुआ है कि ब्रिंग डाउन, आपको बेंजीन जो होता है ना, एक फ्यूल के अंदर बेंजीन होता है मोस्टली डीजल के अंदर, उसको कम करना है, ऐसा किसने बोला है, एक एनजीटी का पैनल। और केरला का एयर पॉल्यूशन जो स्टडी की गई है, कुछ स्टेट की, कोल्लम, कोचीन की स्टडी की गई है, तो वहाँ पे बेंजीन की मात्रा बहुत बढ़ाई गई है।
और ये इम्प्लीमेंट काम कौन करेगा, ये पैसों करेगा कि बेंजीन जो आपका है उसे कम करने के लिए जो फ्यूलिंग से, वो कैसे करेंगे, कुछ वहाँ पे मतलब टावर्स लगाए जाएंगे, वो पोल्यूटर मतलब फिल्टर लगाए जाएंगे टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी, ठीक है ना, व्हीकल्स के अंदर फिल्टर, डीजल व्हीकल्स के अंदर फिल्टर, पर्टिकुलर फिल्टर लगाए जाएंगे, मतलब कि वो फिल्टर होके बाहर आए आपका बेंजीन के जो आपके पीएम उसमें से निकलते हैं, मैटर्स जो निकलते हैं वो बाहर आए। तो ये कौन काम करेगा, जॉइंटली कमेटेड डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करेंगी और सब वहाँ पे बेंजीन को कम करेंगे, डीजल जनरेटर से निकलने वाली उसको भी कंट्रोल किया जाएगा बेंजीन को। ये सारी बैटरी भी इंक्लूडिंग प्रमोट बैटरी ऑपरेटिंग व्हीकल को प्रमोट किया जाएगा, बैनिंग ओल्ड डीजल व्हीकल को बैन किया जाएगा। इन सब चीज़ों को हमें काम करना चाहिए। आप भी लिख सकते हो, दिल्ली में 15 साल से पुराने, 10 साल से पुराने सॉरी व्हीकल बैन है डीजल वाले चलने। ये कुछ चीज़ क्या है कि बेंजीन एक बहुत खतरनाक होता है, तो उस चीज़ के मोटर व्हीकल एक्ट ने बैन किए 10 साल से पुराने, तो मतलब उस सब चीज़ों को हमें कंट्रोल करने के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट हमें चला देनी चाहिए। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं पैसों। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हम पैसों को पढ़ेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है पैसों के बारे में पढ़ना। आरटीएम पढ़ चुके हैं, पैसों पढ़ेंगे, चैलेंजेस पढ़ चुके हैं। ये आ गया पैसों। जो पैसों पेट्रोलियम एंड एक्सक्लूसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऐसा लगता है किसी में फर्टिलाइजर के अंदर या एटॉमिक एक्ट के अंदर, किसके अंदर होगी, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, DPIIT। जो नया डिपार्टमेंट DPII था पहले, वो चेंज हो गए, उसके अंदर ही आती है। और स्टैब्लिश 1898 पे हुई थी, अंग्रेजों के टाइम के जेलर हैं ये भी। नोडल एजेंसियाँ रेगुलेट करती है सेफ्टी मतलब सब स्टैंड को, जो एक्सप्लोजिव होंगे उनको स्टैंड, जो ग्रीन क्रैकर मैंने बताया, और कंप्रेस करके गैसेस को, जो हार्मफुल गैसेस होंगी, पेट्रोल में कोई गैसेस हार्मफुल है, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर आपका नागपुर के अंदर है, महाराष्ट्र में। तो ये होगी आपका पैसों। ये अंग्रेजों के टाइम के जेलर है, इतना याद रखना, 1898 में बने थे। तो 1898 में कोई आपको अंग्रेजी के टाइम की कुछ बात याद आ रही है तो याद रखना। मैं आपको मिशन इंद्रधनुष पढ़ा देता हूँ, क्योंकि वैक्सीन के मतलब अभी इसमें कि आगे न्यूज़ में आएगा, पहले चलो न्यूज़ बता देता हूँ। तो ये हमने पढ़ ली। फिर उसके बाद एक्सक्लूसिव ब्लॉक जो है शुड नॉट बी टारगेटिंग थर्ड पार्टी। अभी क्वाड की मीटिंग हुई है, तो चाइना ने ऐसा बोला है कि आपको प्लीज़ किसी पर्टिकुलर पार्टी, थर्ड पार्टी को टारगेट नहीं करना है। क्वाड एक जो है आपका एक सिक्योरिटी अलायंस है, और वो मैंने बताया ना क्वाड की सेंट्रिक अप्रोच क्या है, चाइना को कैसे कंट्रोल किया जाए, पर फॉर्मली नहीं बोलते हैं, वो इनफॉर्मली है, ठीक है ना। तो चाइना ने क्वाड की मीटिंग से पहले ही बता दिया, प्लीज़ आप ऐसा काम ना पढ़ना, जो हमारी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी इफेक्ट आए चाइना की, ऐसा काम आप क्वाड में कोई डिसीजन ऐसा लेके मत आना, ठीक है ना। उन्होंने पहले ही वार्न कर दिया। तो यही सब इस आर्टिकल में आया। तो 5i भी इसी के लिए काम करेगा। 5i भी इसी काम लिया, अभी 6i होने वाला है शायद, वो जापान उसमें आने वाला है। तो 5i भी इसी सेंट्रिक अप्रोच यही रहते हैं, पर इनफॉर्मली रहते हैं, नॉट फॉर्मली, इनफॉर्मली। इतना बस आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऐसी क्वाड है, फॉर्मली नहीं है बोल सकते ये चीज़ें, वो चीज़ गलत चीज़ है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपको सेंट्रिक अप्रोच बढ़ाने के लिए। ये मेरे सब मतलब कि मैंने मार्क तो किए थे, पर वो क्या हुआ, मैंने कंट्रोल प्लस कमांड प्लस जेड दब दिया, सब गायब हो गया। तो मैथमेटिक फिजिक्स इज नो लॉन्गर मस्ट बी। आप इंजीनियरिंग में एडमिशन देते क्या बोलते हैं, PCM पढ़ाओ जी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाओ जी। अब ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है। आप सब्जेक्ट को 14 सब्जेक्ट में से आप पढ़ोगे, उसमें 3 सब्जेक्ट में आपके 45% नंबर आएंगे। 14 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लो आप, 3 या 4 जितने 5, वो तो आने में पता लगेगा। उसमें से आपके 45% नंबर होने चाहिए, तो वो आप एडमिशन इंजीनियरिंग में आप ले सकते हो। पहले क्या बोलते हैं PCB में, हाँ जी नीट करना है, डॉक्टर बनना है, तो एक ऐसी थिंकिंग रहती थी। 14 सब्जेक्ट आपको जानने नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, आपके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक, आपके आपके प्रैक्टिकल्स मतलब बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, टेक्निकल, वोकेशनल, ऐसा क्यों किया गया, ऐसे डाइवर्सिफाई किया जा रहा है अपने एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है ना। डाइवर्सिफाई ऐसा किसने बोला है आपको, ऑल इंडिया में जो काउंसिल आपकी टेक्निकल एजुकेशन से AICTC जो है आपकी, उसने ऐसा एजुकेशन 2011-22 में न्यू रूल्स लेके आई है, उसने नॉर्म्स रिलीज किए हैं कि आप जो एडमिशन लेते हो आप इंजीनियरिंग में, वो PCM नहीं, आप किसी भी ले सकते हो। ऐसा क्यों किया गया है भाई, बहुत अच्छी बात है, मतलब ऐसा करना चाहिए। PCM का क्या काम, डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। मुझे CS में करना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करना है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक ही लूँ, 12th में मेरी चूज़ है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक में जाना है। जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना,
वो एक जैसे उसे डिसिप्लिनरी बनाना है, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है, उसे क्रिएटिंग फ्लेक्सिबिलिटी देनी है उसे, मतलब जो लोगों की चूज़ है उसके चूज़ है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लूँ अपने ग्रेजुएशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन करूँ, ठीक है ना, मैं बायोटेक लूँ, मैं बायोटेक में ही अपनी वो करूँ, या फिर कोई टेक्निकल मतलब कि वोकेशनल सब्जेक्ट लूँ, मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में चलते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस हो जाता है, मैं कंप्यूटर साइंस लूँ, मैं क्यों मैथ लूँ ट्वेल्थ में, 11th 12th में। तो ये सब चीज़ें डाइवर्सिफाई होनी चाहिए थी, और ये मतलब देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है ये चीज़ आना कि मल्टी डिसिप्लिन होनी चाहिए हमारी एजुकेशन, और वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो आपका बेस क्या रहेगा, अब मैथमेटिक्स आपका यही नहीं रहेगा, अब आप कुछ भी सब्जेक्ट लेके 14-15 जो थोड़े लिंक करते हैं, किससे लिंक करते हैं, जो लिंक करते हैं आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन से, तो उन सब चीज़ों को सब्जेक्ट को बनाया जाएगा। नीट का एग्जाम 1 अगस्त को होने वाला है, याद रखना, जो आपके बहन भैया देने वाले हैं नीट का एग्जाम 1 अगस्त को होगा, ऐसा इसमें बता दिया गया है। अब मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है कि आपकी पद यात्रा टू आपको कॉमरेड सॉल्ट मार्च, अभी क्या होने वाला है 23 में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं 75वां गणतंत्र दिवस, ये आपकी आज़ादी की अमृत मतलब कि अमृत महोत्सव ऐसा सेलिब्रेट किया जाएगा 15 अगस्त को नेक्स्ट ईयर में आपका। तो ऐसी चीज़ बात की गई कि आज़ादी सेलिब्रेट करने वाले 75 साल होने वाले हैं आपके 22 में, तो ठीक है ना, तो उसके लिए अभी से दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट कर दिया है, वो देशभक्ति बजट लेके आया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बस आपको याद रखना है दांडी मार्च कब स्टार्ट हुई थी, कब खत्म हुई थी, मार्च अप्रैल में स्टार्ट होकर मार्च में ख़त्म हुई थी। और प्लीज़ एक बार दांडी मार्च ऐसे पढ़ लेना, क्योंकि दांडी मार्च गुजरात में तो थी, पर उसके पैरेलल इंडिया में अलग अलग कंट्री में चल रही थी, उसे कौन लीड कर रहा था, केरला में कौन कर रहा था, फिर इधर ईस्ट में कौन कर रहा था लीड उसे, तो अलग अलग जगह भी दांडी मार्च हुई है, सॉल्ट सत्याग्रह बोल रहा है, अलग अलग भी जगह भी हुए हैं। तो प्लीज़ आप जाके एक बार वो पढ़ लेना हिस्ट्री से, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ होगी आपकी इससे रिलेटेड। अब ये इंदू मिश्रा जो एक इंदू मेहरोत्रा जो थी, मतलब कि जस्टिस जस्ट थी, इनको रिटायरमेंट हो गया है, और ये एक पहली लेडी है जो एडवोकेट से जज बनी है। एडवोकेट होते हैं ना, एक आप पढ़ोगे जाके सीजीआई कैसे बन सकते हैं कि 20 साल का एक्सपीरियंस हाई कोर्ट का होना चाहिए आपको जज एडवोकेट के रूप में। तो ये जज है मतलब कि वुमेन जो पहली बार मतलब किसी एडवोकेट मतलब वकील से इन्हें जज बनाया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। तो इनको रिटायरमेंट आ गया तो मतलब हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो अब ये इसमें कुछ पेपर में कुछ नहीं है, मेरे को गायब हो गया, थोड़ा हल्के देखना पड़ रहा है कहाँ कोई न्यूज़ है। फिर यूएन मतलब यूएन के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने क्या बोला है क्वाड की मीटिंग से पहले, बोला है क्वाड में क्या लगाए जा रहे थे, क्या चीज़ें की जा रही थी। क्वाड एक मतलब से मिनी नेटो है, नाटो है किसका, एशिया का, और इन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो मिनी नाटो नहीं है एशिया का। और जो हुआई के डिसीजन लिए गए, हमने हुआई को बैन किया, यूएस ने ही बैन किया है, और फिर इंडिया ने ही बैन करने की बात कर रहा है। तो इन्होंने क्या बोला, हुआई को ये हमारे में क्वाड में डिसीजन नहीं लिया बैठ के, ये उनका सिक्योरिटी इंटरनल मैटर है, जो आप सर्विलांस करते हो हुआई के जरिए, वो इंडिया का अलग सिक्योरिटी मैटर है और यूएस का अलग सिक्योरिटी मैटर है। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। और ये मिनी नाटो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एशिया का कोई नाटो नहीं है। बहुत सारी न्यूज़ में बताया जा रहा है ये क्वाड जो है एक मिनी नाटो बन के आएगा एशिया का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक हमारी सिक्योरिटी और एक स्ट्रेटेजिकल, और हम किस पे बात करें, मोदी ने जो बताया हम किस पे बात करनी चाहिए, आपको वैक्सीन पे बात करनी चाहिए, क्लाइमेटिकल चेंज पे बात करनी चाहिए, उस चीज़ में बैठ के हम बात करेंगे। ये कोई सर्विलांस मतलब कि जिन्होंने बोला है, और हम इन्होंने इशू उठाया है, एलएसी का इशू उठाया है कि मतलब एलएसी पे बात करनी चाहिए, जैसे हो रहा है एलएसी पे, मतलब कि हमारे ऑफिसर मर रहे हैं, इनकी भी इन्होंने बात की हुई, इस पर भी हमें बात करनी चाहिए। फिर हांगकॉन्ग में हो रहा है आपका, वो ताइवान स्टेट में चाइना बोल रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए बात करने के लिए क्वाड बनाया, ना कि मिनी नेटो। हमने ऐसा नहीं बनाया। ताइवान स्टेट क्या पड़ती है, वो आपका साउथ चाइना सी के ऊपर, ताइवान और चाइना के बीच में है, नीचे आपका वियतनाम है, यहाँ पे साउथ चाइना सी है। तो यहाँ पे वो उन सब चीज़ों को डील करने के लिए हांगकॉन्ग में जो आप कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों के लिए क्वाड बनाया, ना कि हमने कोई ये कोई मिनी नाटो बनाने की इसमें बात की गई है। तो इसमें ये सारी न्यूज़ थी। फिर इसमें रशिया ने तालिबान को इंक्लूड किया कि अफगान इंटरिज्म गवर्नमेंट के लिए तालिबान को रखना चाहिए, इंटरिज्म गवर्नमेंट को हिस पार्ट देना चाहिए, ऐसा रशिया ने बोला है। फिर डब्ल्यूएचओ ने से किया है, जो आपके एस्ट्राजेनेका वैक्सीन थी ना, आपकी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन थी, उससे क्या हो रहा था, ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी, फियर था ब्लड क्लॉटिंग होने का, और कहीं ना कहीं आपको डेथ भी दिखी है, नॉर्वे में, डेनमार्क में, आइसलैंड में, तो प्रॉब्लम आई थी। पर डब्ल्यूएचओ ने बोला कोई रीज़न नहीं है हम स्टॉप करें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। तो ठीक है ना, वो कुछ रीज़न थे, वो क्लाइमेट के हिसाब से वो क्लॉटिंग हुआ है, स्टेबल नहीं थी कंडीशन में, और कंट्री में इसका अप्लाई किया जा रहा है, वहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ हमें नहीं मिली है। अब इन्फ्लेशन क्विकली मतलब क्विकिंग हो गई है जनवरी में, और जो आईआईपी है आपका वो कम हो गया। मैं आपको इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा पढ़ाऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ इस पेपर में क्या क्या चीज़ें और है।
सेंटर इन्फ्यूज 14,000 करोड़ इन्फ्यूज करेगा, जो बैंक अपना पीएससी के अंदर आते हैं। पीएससी मैंने कल पढ़ाया था, प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन प्लान जो है बैंक का, जो उसके अंदर आ रहे हैं बैंक, उसके अंदर लिस्ट में रखा गया, उनको मतलब पैसा देगा, बैंक इन्फ्यूज करेगा 14,500 करोड़। जो बैंक है आपके इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा जो वो पीसी के अंदर आ रहे हैं। पीसी कौन अप्लाई करता है? आरबीआई उस लिस्ट में डालता है। और कोई न्यूज़ नहीं है। कल के मैच में क्या हुआ भैया? कल के मैच में इंडिया हार गया पूरी तरह हार गए बुरी तरीके से। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको मिशन इंद्रधनुष बनाने वाला हूँ, क्योंकि पीसी है। मिशन इंद्रधनुष से ही बैंक में कैपिटलाइजेशन स्टार्ट किया गया था। अभी इंद्रधनुष में है क्या कि इंद्रधनुष में क्या गया, 2015 में स्टार्ट किया था, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए स्टार्ट किया गया था। जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं ना, तो हमने 7 लॉन्ग स्ट्रेटेजीज के अंदर रखी थी, कैसे बैंक को ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। इन द पास्ट फ्यू ईयर पब्लिक सेक्टर बैंक गोट है, मतलब उन्हें प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी। मैनी लार्ज प्रोजेक्ट है, मतलब सेटल हो गए, मतलब नॉन आपके पीएसबी रिजल्ट लोअर हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, क्यों? एनपीए बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो यही सब चीज़ें, एनपीए इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, उनका जो प्रोजेक्ट में पैसा लगा रखा था वो कम होना स्टार्ट हो गया। तो हमने 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी है मिशन इंद्रधनुष के अंदर। पहला अपॉइंटमेंट, कि हम जो चेयरमैन है और एमडी की अपॉइंटमेंट है वो अलग अलग करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। एक ही चेयरमैन होता था, एक ही एमडी होता था, हम मनमानी बात करते थे, एक ही बात करते। तो चेयरमैन अलग होगा, एमडी अलग होगा, कुछ तो अलग रहे, ठीक है। और पर्सन हु वुड बी अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ पीएसबी, मतलब कि नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब एक पर्सन को अपॉइंट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया जाएगा। वो ये नहीं कि जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से सी मतलब एमडी चुनेगा, सीईओ उसमें से ही चुनेगा, एमडी उसमें से ही, और चेयरमैन भी उसमें ही चुनेगा। वो बाहर से भी लेटरल एंट्री भी करा सकते हैं। तो इसमें क्या करें, अपॉइंटमेंट में कुछ ट्रांसपेरेंसी और सेपरेटेशन लाई जाएगी, अलग अलग किया जाएगा सिलेक्टिंग प्रोसीजर में। फिर बैंक आपका बोर्ड ऑफ ब्यूरो बनाया जाएगा। बोर्ड ऑफ ब्यूरो वो क्या करेगा, जो हायर अपॉइंटमेंट होते हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा। जैसे आपके डायरेक्टर हो गए, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी लेके आ सकते हैं पीएसबी के लिए। तो उन सबकी अपॉइंटमेंट करने के लिए एक बोर्ड ऑफ ब्यूरो बनाया जाएगा, ठीक है ना। वो अपॉइंट करेगा जो हायर उसमें चीज़ें होती हैं अपॉइंटमेंट करने के लिए। दूसरी चीज़ और क्या किया जाएगा, दूसरी चीज़ और क्या किया जाएगा, और कैपिटलाइजेशन किया जाएगा। जो मैंने आपको भी बताया, गवर्नमेंट कैपिटलाइजेशन करेगी, मतलब पैसा इन्फ्यूज़ करेगी बैंकों के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि वो फॉलो कर सके, अब बेसल 3 नॉर्म्स जो है उनको फॉलो कर सके, और एनपीए जो उनके अंदर बढ़ गया वो थोड़ा कम हो सके, रिलैक्स मिल सके, ठीक है ना। तो वो इन्फ्यूज़ करेगी, कैपिटलाइजेशन करेगी। फिर आपको डी स्टेटिंग पीएसबी, मतलब पीएसबी मतलब इंक्रीज करेगी, जो एनपीए बर्डन है ना उसे थोड़ा स्ट्रेस, मतलब थोड़ा कम किया जाए, और जो एसिड स्ट्रेस में चले गए उन्हें डी स्ट्रेस किया जाए। वो कैसे करेंगे, वो आपकी फ्रेमवर्क का 4K, कॉल करो, बुलाओ, उसे बैठाओ, सॉल्व करो इशू, ये सब चीज़ें डिसीजन फैसिलिटी में थोड़ा इंप्रूव करेगी। फिर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी बोर्ड बनाया गया है इस चीज़ के लिए। फिर उसके लिए आप वो साफा सरफेस एक्ट जो है वो है उस चीज़ के लिए काम करता है। ये कुछ चीज़ करने के जो आपके स्ट्रेस एसिड है उन्हें डी स्ट्रेस एसिड बनाओ, ठीक है ना। फिर आपके 6 न्यू आपकी डीआरटी ओपन होंगी, आपकी जो आपकी डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है, जो स्पीड अप हो सके रिकवरी को, ठीक है ना। तो वाइब्रेंट डेप्थ मार्केट, मतलब पीएसबी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके जल्दी से। फिर एम्पावर बनाया जाएगा, इंटरफेरेंस कम किया जाएगा गवर्नमेंट का, ठीक है ना। जो बैंकों के अंदर इंटरफेरेंस होता है वो थोड़ा कम किया जाएगा। फिर ग्रीवेंस आपको रेजो मैकेनिज्म बनाए जाएंगे। अगर आप कस्टमर हो, आपको प्रॉब्लम है, तो आप इन मैकेनिज्म से जाके जा सकते हो, ग्रीवेंस में जाके जा सकते हो, बैंक में भी होता है, और ऊपर जाना है आपको हेड ऑर्गेनाइजेशन भी जा सकते हो। ये सब चीज़ें किया जाएगा। फिर अकाउंटेबल बनाया जाएगा बैंक को, मतलब अकाउंटेबल कैसे, जो उनके इंडिकेटर्स है ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो मेजर किए जाएंगे, कि कौन सा बैंक कितना अच्छा काम कर रहा है, विजिलेंस प्रोसेस कैसा है बैंक के अंदर, कोई फ्रॉड तो नहीं है, मेजर कैसे वो काम कर रहा है उसका स्टाफ, तो उसके लिए कुछ की मेजर। और फिर गवर्नमेंट मतलब रिफॉर्म्स में गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। जैसे ज्ञान संगम हुआ था आपका पीएसबी का, जो 2015 में पुणे के अंदर हुआ था। तो ज्ञान संगम, ज्ञान का संगम बढ़ाना है। कुछ बैंक वाले, संगम क्या मतलब, ज्ञान का इंक्रीज, तुम्हें कुछ नॉलेज है, तुम किसी नॉलेज का अप्लाई करके लोन दे रहे हो, हमारे पास कुछ हो रहा है, तो ज्ञान को संगम बनाना है। तो ऐसे कुछ गवर्नेंस इंक्रीज करने के लिए ये 7 प्रलॉन्ग स्ट्रेटेजी है आपकी। ये 7 धनुष के कलर होते हैं, ये स्ट्रेटेजी है इंद्रधनुष, 2015 में लागू हुई थी। पूरा ऐसे लिखना है तो लिख लेना, आपको बहुत नॉलेज है इसके बारे में। तो हमने ये पढ़ लिया, आरटीआई पढ़ लिया, पैसों पढ़ लिया, आपकी मिशन इंद्रधनुष पढ़ लिया इसमें हमने, ठीक है ना। इसमें हमने इन्फ्लेशन में आपको बताऊँ, इन्फ्लेशन क्या होता है आपको पता है कि प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाए मार्केट में किस चीज़ के, गुड्स और सर्विसेज के, ठीक है ना। जो कॉमन पीपल से दूर चली जाए, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ये सब चीज़ें हो जाए, ठीक है ना। इन्फ्लेशन क्या होता है, ये होता है कि प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया। हम इसे कैसे चेक करते हैं, WPI होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, CPI, इससे मेंशन करते हैं, ठीक है ना, इन्फ्लेशन को। अब अपना CPI क्या होता है,
सीपीआई एक मतलब से रिटेल बायर जो होते हैं, मतलब कि जो रिटेल बायर होते हैं उनसे उनकी प्राइस मेजर करने का होता है, ना कि होलसेल रिटेलर से। जो रिटेल होलसेलर वाले रिटेल को देते हैं, रिटेल वाले से आप खरीद के लाते हो, उसके जो कंज्यूम कर रहा है ना कंज्यूमर, वहाँ से प्राइस नोट करना हर चीज़ों में मतलब इंडिकेट करता है। फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन सब चीज़ से रिलेटेड है। सीपीआई सर्विस सब कैटेगरी में भी आता है, मतलब फ्यूल, लाइट, हाउसिंग, क्लोथ, ये सब चीज़ में। और 4 टाइप का सीपीआई होता है। एक तो इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, एक एग्रीकल्चर लेबर होता है, रूरल लेबर होता है। ये 4 जो ऊपर वाले हैं ना, इसको कौन करता है? लेबर ब्यूरो निकालता है। और जो कंबाइन वाला है, इसको कौन निकालता है? आपका एनएसओ निकालता है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स आपका अंदर आता है। थोड़ा ये डिफरेंस याद रखना, इनका डिफरेंस याद रखना, ठीक है ना। इसका बेस ईयर क्या 2012 लिया गया है सीपीआई का, ठीक है। और इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है ना आरबीआई, उसमें यूटिलाइज किया जाता है कितनी इन्फ्लेशन बढ़ गई है सीपीआई की। तो सीपीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी है सीपीआई का यूज़ करता है, ना कि डब्ल्यूपीआई का। तो इसको चेक करने के लिए फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ डब्ल्यूपीआई में और सीपीआई में। एक तो डेफिनेशन अलग अलग है। डब्ल्यूपीआई होलसेल से दिखता है, होलसेल लेवल पे दिखता है। ये आपके कमोडिटी रिटेल लेवल पे दिखेगा, कंज्यूमर कहाँ से लेके आ रहा है। और पब्लिश कौन करता है? ये कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइजर, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जैसे सीएसओ लेबर ब्यूरो भी करता है, और आपका सीएसओ ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक के अंदर आता है। और जो डब्ल्यूपीआई है वो बस सामान की देखता है, गुड्स को देखता है, पर ये सीपीआई दोनों को देखता है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब पहली स्टेज में ट्रांजेक्शन होती है, ये फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन को चेक करता है, जो लास्ट में होगी कस्टमर के बीच में, कंज्यूमर के बीच में और दुकान वाले के। ये देखेगा कंपनी के बीच में और रिटेलर के बीच में, मतलब जो होगी। तो फर्स्ट ये होगी। प्राइस पेड मैन्युफैक्चरिंग एंड होल सेल मतलब के रहते हैं, इसमें कंज्यूमर बेस पे रहेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी मतलब सब चीज़ आ जाएंगे, गुड्स लाइक मटेरियल, मशीनरी, मेटल। इसमें एजुकेशन सर्विस भी आ जाएंगे, देखो इसमें, ठीक है ना। इसका बेस प्राइस 2011-12 है, इसका भी 12 है। अभी बेस ईयर नॉट बी रिवाइज, अभी रिवाइज नहीं हुआ, थोड़ा आपको याद रखना है इनकी डिफरेंस। गावी हम पढ़ चुके हैं, गावी क्या है। उसके बाद हम डेजर्ट एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। तो इतनी ही न्यूज़ थी आज के लिए, सफिशिएंट है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टॉप।